सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th होम साइंस पेपर 4th जिसका नाम है रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आज हम रिसर्च प्रोजेक्ट वाले सिलेबस को देखेंगे कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये 4th पेपर में रिसर्च प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाना है। चलिए देख लेते हैं। सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिटी एंड लाइफ साइंस, होम साइंस, समुदाय और जीवन विज्ञान। इसमें आपका रिसर्च प्रोजेक्ट में जो आपका टाइटल है उसका नाम है रिसर्च प्रोजेक्ट। और इस रिसर्च प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इस रिसर्च प्रोजेक्ट को आपके सिलेबस में शामिल करने का उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से जो बच्चे हैं वो अपने कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे खुद को, और इसके साथ ही साथ वे सर्वे के लिए और इंटरव्यू के लिए अनुसूची तैयार कर पाएंगे या फिर अनुसूची तैयार करना सीख जाएंगे। और इसके साथ ही साथ उनका जो समुदाय है किन समस्याओं से जूझ रहा है उसको भी वो समझ पाएंगे, और इसके साथ ही उनकी जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, उसमें वृद्धि भी होगी। जब वो रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे तो इससे उनकी जागरूकता में वृद्धि होगी। इसलिए आपके सिलेबस में रिसर्च जो प्रोजेक्ट है उसको शामिल किया गया है। चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें कितने यूनिट हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये रिसर्च प्रोजेक्ट वाला जो पेपर है आपका, ये 25 + 75 नंबर यानी कि 100 नंबर का है। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं इसको देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है सर्वे ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज सराउंडिंग लिविंग एरिया ऑफ कैंडिडेट। इसमें जो कैंडिडेट है उसको अपने कम्युनिटी के आसपास के एरिया का सर्वे करना है, जिसमें सामुदायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और फिर अपने आसपास जो सामुदायिक सेवाएं हैं उसका सर्वे करना है। और इसके साथ ही साथ कैंडिडेट के चारों तरफ जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं उसका सर्वे करना है, और इसके साथ ही जो कैंडिडेट है उसको अपने चारों तरफ जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसका अध्ययन करना है। तो ये कौन कौन सी समस्याएं हैं इसको अभी हम आगे देखेंगे। उसमें से सभी समस्याएं दी हुई हैं, उसमें से केवल एक समस्या को चुन करके इसी पर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो इसमें आपकी समस्याएं दी गई हैं, जिसमें आंगनवाड़ी है, हेल्थ सर्विसेज है, मार्केट है, डेयरी है, एग्रीकल्चर, फार्म लैंड है, एनजीओ है, क्रेज है, नर्सरी स्कूल है, हॉस्पिटल है, फिटनेस सेंटर है, डाइट काउंसलर है, बुटीक, बालवाड़ी, यूथ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, दिव्यांग स्कूल, मेंटलिटी चेंजेड इंस्टीट्यूशन, विलेज पंचायत, स्कूल काउंसलर, डाई आर पेंटिंग यूनिट, कॉटेज लेवल, एम्ब्रॉयडरी आर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, SHGS, बैंक स्कीम्स, सब्सिडाइज अवेलेबल इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग कस्टमर फूड्स। इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसमें से केवल एक टॉपिक का चुनाव करना है और उसी टॉपिक पर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। तो रिसर्च प्रोजेक्ट इन सब टॉपिक में से जो आपके आसपास उपलब्ध हो वहाँ पे आपको जाना होगा। जाने से पहले वहाँ का जो भी हेड होगा उससे परमिशन लेना होगा। परमिशन लेने के बाद आप जाएंगे और उस एरिया का सर्वेक्षण करेंगे, और सर्वेक्षण के दौरान आपको डाटा कलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आपको पहले से ही या फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको क्वेश्चन आर बनाना होगा, और क्वेश्चन आर के माध्यम से ही आपको अपना डाटा कलेक्ट करना होगा। इसमें आप क्वेश्चन आर का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्केल्ड का भी, मतलब अनुसूची का भी प्रयोग कर सकते हैं।
आवश्यकता पड़ने पर आप ऑब्जर्वेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट आपको कैसे तैयार करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है और इसको तैयार करने के लिए कौन-कौन से चरण से कैंडिडेट को गुजरना होता है। तो इसमें सिर्फ रिसर्च प्रोजेक्ट को तैयार करने का निर्देश आपको बताया जाएगा। आप अपनी समस्या का चुनाव करके उस निर्देश का अनुसरण करते हुए अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन-कौन से चरण हैं। गृह विज्ञान में रिसर्च प्रोजेक्ट, इसमें हम देखेंगे कि गृह विज्ञान में रिसर्च प्रोजेक्ट को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। गृह विज्ञान विषय में शोध की अपार संभावनाएं हैं। गृह विज्ञान के पांचों मुख्य विषय, गृह विज्ञान में सभी लोग जानते हैं 5 ब्रांच होते हैं। इस क्लास में आपको पांचों ब्रांच के बारे में बताया जाएगा। जैसे पहली ब्रांच है वस्त्र एवं परिधान विज्ञान, दूसरा है आहार एवं पोषण विज्ञान, तीसरा है मानव विकास, अगला है प्रबंधन, गृह प्रबंधन और अगला है प्रसार शिक्षा। सभी में अपनी रुचि के अनुसार अनेकों विषय पर शोध कार्य किया जा सकता है। जिस बच्चा का जिस ब्रांच में ज़्यादा रुचि हो उसमें से कोई टॉपिक सेलेक्ट करके वो अपने अनुसंधान कार्य को कर सकता है, उस पर रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च को हम हिंदी में शोध कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं या फिर अन्वेषण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रिसर्च कहते हैं। रिसर्च शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रिसर्चर से हुई है और रिसर्च जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, जिसमें री का अर्थ होता है बार-बार और सर्च का अर्थ होता है खोज करना। तो यहाँ पे जो री वर्ड है अ, उसको हम बार-बार या पुनः के सेंस में यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि री का अर्थ होता है गहन, सर्च का मतलब खोज करना। तो यहाँ पे जो रिसर्च जो शोध कार्य में री वर्ड यूज़ होता है वो गहनता के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति गहन अध्ययन करता है या फिर गहन खोज करता है तो उसके लिए हम रिसर्च शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि रिसर्च होता क्या है, हम किसे रिसर्च कहते हैं। नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे नए तथ्य प्राप्त हो सके उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च के बारे में आप लोगों ने जान लिया, अब जान लेते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट हेतु छात्राएं निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। जो बच्चे रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना चाहती है उसको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा या फिर निम्नलिखित चरणों के अनुसार ही रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। तो चलिए जान लेते हैं प्रथम चरण में क्या है। प्रथम चरण में समस्या अथवा आवश्यकता की पहचान करना। जो प्रथम चरण होता है इसमें क्या करना होता है, समस्या की पहचान करनी होती है या फिर जो आपकी आवश्यकता है उसकी पहचान करनी होती है। प्रथम चरण में आपका जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। शोध हेतु समस्या एवं आवश्यकता की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य हेतु छात्राओं को अपने आसपास के समाज व क्षेत्र का अवलोकन करना होगा। वहाँ उपस्थित अनेक सामुदायिक सुविधा, सरकारी सुविधा, लोगों के स्वास्थ्य का स्तर, रहन-सहन का स्तर, किसी विशेष मुद्दे के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया आदि चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें क्या करना है, समस्या अथवा आवश्यकता की पहचान आप करने के लिए जो सामुदायिक सुविधाएँ हैं और सरकारी सुविधा है और लोगों के स्वास्थ्य का स्तर है, रहन-सहन का स्तर है या फिर किसी विशेष मुद्दे के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, तो उसको आप क्या बना सकते हैं, अपनी समस्या या फिर अपनी आवश्यकता बना सकते हैं। सामुदायिक सुविधाएँ सुविधाएँ जैसे हैं कि आपके आसपास में कौन-सी सामुदायिक सुविधाएँ पूरे समुदाय को उपलब्ध हो रही हैं, तो आप उसको अपना टॉपिक बना सकते हैं। कौन-कौन सी सरकारी सुविधाएँ हैं, जो आपके समुदाय को प्राप्त हो रही हैं, तो उसको भी आप अपना टॉपिक बना सकते हैं। और आप जिस समुदाय में रहते हैं, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, उसको भी आप अपना टॉपिक बना सकते हैं या फिर उसको अपनी समस्या के रूप में या आवश्यकता के रूप में
चुनाव कर सकते हैं, या फिर लोगों का रहन-सहन का स्तर क्या है, उसको भी आप अपनी समस्या या आवश्यकता या फिर अपने टाइटल के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथम चरण में क्या होता है, आपको अपना टाइटल चुनना होता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो किस टॉपिक पे बना रहे हैं, या फिर आपकी समस्या क्या है जिसके लिए आप रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समस्या, आवश्यकता या फिर टाइटल का चुनाव करना होता है, जिससे पता चलेगा कि आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। चलिए आगे इसको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि समस्या का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। समस्या एवं आवश्यकता की पहचान करने के लिए छात्रों में अवलोकन क्षमता का होना अधिक आवश्यक है। जब भी किसी छात्र को समस्या या आवश्यकता की पहचान करनी होती है, तो उसके अंदर अवलोकन की क्षमता होना ज़रूरी है। अवलोकन का मतलब निरीक्षण से होता है। निरीक्षण में व्यक्ति क्या करता है? अपने नेत्रों का ज़्यादा प्रयोग करता है और नेत्रों से उसको जो दिखाई देता है, उसी के आधार पे वो अपनी समस्या का चुनाव करता है या फिर आवश्यकता को महसूस करता है। और अवलोकन में अन्य इंद्रियों की अपेक्षा व्यक्ति आँखों का ज़्यादा प्रयोग करता है। तो इसलिए जो भी छात्र है या छात्रा है, उसको अगर रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो उसके अंदर अवलोकन क्षमता का होना ज़रूरी है। वो जितने अच्छे ढंग से किसी भी चीज़ का निरीक्षण कर सकता है, उतने ही अच्छे ढंग से वो समस्या या आवश्यकता को पहचान सकता है। अगर वो अच्छे से निरीक्षण नहीं कर सकता है या चीज़ों का अवलोकन नहीं कर सकता है, तब वो उसके पकड़ में समस्या नहीं आएगी या फिर आवश्यकता नहीं आएगी। उन्हें पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में हमारे आसपास बड़ी समस्याएँ कौन-कौन सी चल रही हैं। उदाहरण के लिए यदि उनके समुदाय में डेंगू या मलेरिया के मरीज़ अधिक मिल रहे हैं, तो वह उसके कारण का जड़ से पता लगाने के लिए एक छोटा-सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकती है। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समस्या के चुनाव या फिर आवश्यकता को महसूस व्यक्ति कैसे कर सकता है, इसको स्पष्ट किया गया है। इसमें उदाहरण बताया गया है कि मान लीजिए किसी समुदाय में डेंगू या मलेरिया के मरीज़ अधिक मिल रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कि ये जो डेंगू और मलेरिया हो रहा है, इसके होने का कारण क्या है? इस पे आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी मोहल्ले में किसी सरकारी योजना के प्रति लोगों का क्या रवैया है, इस बात का पता लगाने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट किया जा सकता है। एक तो आप डेंगू और मलेरिया पर भी अपना रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डेंगू और मलेरिया पे नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में कोई सरकारी योजना है, चलाई जा रही है और उस योजना के प्रति लोगों का क्या रवैया है, लोग क्या सोचते हैं, उस योजना को अच्छा मानते हैं, खराब मानते हैं या उनको लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, इस बात का भी पता लगाने के लिए आप रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए इसके लिए छात्राएँ अपने आस-पास गहनता से अवलोकन करें। यह सोचें कि विगत कुछ समय से किन समस्याओं का सामना उन्हें या उनके परिवार अथवा उनके समुदाय को करना पड़ रहा है। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं, इसके विषय में जो छात्र है या छात्रा है, उसको गहनता से या फिर गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इतने समय से हम या हमारा परिवार या फिर समुदाय किन समस्याओं से जूझ रहा है, जिस पर समुदाय ने में भ्रमण करें। इसके लिए छात्राएँ अपने आस-पास गहनता से अवलोकन करें। यह सोचें कि विगत कुछ समय से किन समस्याओं का सामना उन्हें, उनके परिवार अथवा उनके समुदाय को करना पड़ रहा है, जिस पर वह शोध कार्य करके उसी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकती है। उसको क्या करना है, अपने परिवार, अपने समुदाय और आस-पास की जो भी सेवाएँ हैं या फिर समस्याएँ हैं, उसको गहनता से अध्ययन करना चाहिए और अपने
रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए छात्राएँ अपने समुदाय में भ्रमण करें और यहाँ पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं जैसे स्कूल, महाविद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, सड़क आदि सभी की विज़िट करना चाहिए। जब आप भ्रमण पे जाएँगे तो सभी वहाँ पे जो भी स्कूल है, महाविद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है, पार्क है आदि मतलब किसी भी स्थान पे आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे जाने के बाद उन्हें देखें एवं पता लगाने की कोशिश करें कि क्या कोई समस्या ऐसी है जिसका लंबे समय से समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसमें स्टूडेंट को क्या करना है, स्कूल में जाना है, महाविद्यालय में जाना है या फिर स्वास्थ्य केंद्र, पार्क या सड़क कहीं पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको पता लगाने की कोशिश करनी है कि कौन-सी ऐसी समस्या है जिससे लोग लंबे समय तक जूझ रहे हैं और उसका समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। मुख्य समस्या को पहचानने के पश्चात उससे संबंधित प्रोजेक्ट शीर्षक का निर्माण करें। जब आपके समझ में आ जाए कि मुख्य समस्या क्या है, तो उससे संबंधित आपका जो प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट आप जो बना रहे हैं, उसका शीर्षक उसी से निर्मित कर लेना चाहिए। जो वहाँ की समस्या है, उसी को अपने प्रोजेक्ट का शीर्षक बना लेना चाहिए और उसी पे अपना प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए। कुछ शोध समस्याओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं जो प्रायः आज के समय में आम जनता के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। छात्राएँ इन विषयों से संबंधित लघु शोध आसानी से कर सकती हैं। अभी हम आगे बताएँगे कि आप कैसे समस्याओं का चुनाव कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के शीर्षक के लिए। यहाँ पे कुछ शीर्षक दिए हुए हैं, जिसको अभी हम देखते हैं। इससे पहला शीर्षक है छोटे बच्चों में मोबाइल की लत का अध्ययन करना। आप इसको भी अपना शीर्षक बना सकते हैं। घरों में मिलेट्स के उपयोग का अध्ययन करना। मिलेट्स मतलब अनाज होता है। आप इसको भी अपना शीर्षक बना सकते हैं। स्कूली बच्चों में पोषण की स्थिति का अध्ययन करना। आप इसको भी शीर्षक बना सकते हैं। लोगों का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना। आप इसको भी टॉपिक बना सकते हैं। जन औषधि केंद्र के प्रति लोगों का रुख। आप इसको भी अपने शीर्षक के रूप में ले सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता, ये भी शीर्षक हो सकता है। किशोरों का अपने माता-पिता के साथ संबंध का अध्ययन, इस तरह का भी शीर्षक आप बना सकते हैं। किशोरों द्वारा ऑनलाइन वस्त्र खरीदने के रुझान का अध्ययन, आप इसको भी अपने शीर्षक के रूप में ले सकते हैं। महिलाओं हेतु सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के प्रति जागरूकता का अध्ययन, स्कीमों के प्रति महिलाओं में जागरूकता का अध्ययन, आप इसको भी अपना शीर्षक बना सकते हैं। विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूकता का अध्ययन आदि मतलब इस टाइप का आप शीर्षक बना कर के अपने रिसर्च प्रोजेक्ट की समस्या का चुनाव आप कर सकते हैं, जिस पे कि आपको काम करना है। तो ये उदाहरण है कुछ इस तरह का आप शीर्षक बना लेंगे और ये शीर्षक बनाने का जो आप रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उसका ये प्रथम चरण है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए शीर्षक का निर्माण करते हैं या फिर समस्या का या फिर आवश्यकता का निर्धारण करते हैं कि आपको किस पे काम करना है। तो आपको इस तरह से शीर्षक एक बना लेना है और उसी पर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है। पहले चरण में आपको शीर्षक का चुनाव करना है। चलिए दूसरे चरण को देख लेते हैं। ये आपका द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में साहित्य का पुनरावलोकन करना है। साहित्य का पुनरावलोकन भी आप कर सकते हैं। इसको साहित्य सर्वेक्षण भी कहते हैं। इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं। जो साहित्य पुनरावलोकन होता है, इसको हम साहित्य सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि द्वितीय चरण में क्या होता है। छात्र-छात्राएँ शीर्षक निर्धारण के बाद सर्वप्रथम उस विषय से संबंधित पहले से उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक अपना सेलेक्ट कर लेना है और ये चेक करना है कि इस पर कितने कार्य हुए हैं। सर्वप्रथम इस विषय से संबंधित पहले से कितने साहित्य इस पर उपलब्ध हैं, ये देख लेना चाहिए और उसका अध्ययन भी कर लेना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उससे संबंधित पूर्व में दिए गए कार्य, उसके परिणामों तथा तथ्यों की जानकारी अत्यधिक आवश्यक होती है। जब भी आप कोई काम करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो उससे संबंधित जो भी तथ्य होते हैं,
उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और ये जानकारी आपको कैसे प्राप्त होती है, जब आप उससे संबंधित जो साहित्य होता है, उसका अवलोकन करते हैं। तो उससे जब आप साहित्य का अवलोकन करते हैं, तो इससे पहले जितने भी कार्य आपके टॉपिक पे किए गए हैं, उसके क्या परिणाम निकले हैं और उनसे किन-किन तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है, इस सब की जानकारी आपको साहित्य पुनरावलोकन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, जिसमें हमें अपने विषय के संबंध में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जब हम साहित्य पुनरावलोकन करते हैं, तो हमें अपने विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो जाता है एवं हमें पता चलता है कि किन दिशा में शोध हो चुका है एवं कौन-सी ऐसी दिशा है जिसमें कार्य होना बाकी है। जब हम साहित्य का अवलोकन कर लेते हैं, तो हमें अपने विषय के संबंध में पूरा ज्ञान हो जाता है। हमें पता चलता है कि हमने जो विषय का चुनाव किया है, उसमें किस दिशा में काम हो चुका है और किस दिशा में अभी काम होना बाकी है। तो ये सब की जानकारी हमें साहित्य पुनरावलोकन के माध्यम से हो जाती है, जो कि द्वितीय चरण होता है। तृतीय चरण में हम क्या करते हैं? तृतीय चरण में उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि हम जो रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको बनाने के क्या उद्देश्य हैं। इसका निर्धारण हम तृतीय चरण में करते हैं कि किन कारणों से हम रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं या फिर ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो हम तैयार कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ने के बाद ही उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। छात्र-छात्राएँ कम से कम 3 उद्देश्य का निर्धारण करें। जब आप साहित्य अवलोकन करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कम से कम 3 उद्देश्य होना चाहिए। रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने का 3 उद्देश्य आपको बताना चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं चतुर्थ चरण में क्या होता है। चतुर्थ चरण प्रश्नावली का निर्माण है। चतुर्थ चरण में प्रश्नावली का निर्माण करना होगा। आप अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग प्रश्नावली का निर्माण करेंगे। सर्वे करने हेतु एक टूल जिसे हम प्रश्नावली या साक्षात्कार प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। जब सर्वे किया जाता है, तो फिर हम प्रश्नावली या फिर साक्षात्कार प्रश्नावली को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। प्रश्नावली के प्रथम भाग में सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न रखते हैं। प्रश्नावली का जो प्रथम भाग होता है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की या फिर प्रश्नों की शुरुआत जहाँ से करते हैं, वो उसका प्रथम भाग होता है। तो ये जो प्रथम भाग होता है, इसमें हम सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न को रखते हैं। जैसे जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका नाम, उसकी आयु, उसकी शैक्षिक योग्यता, उसकी मानसिक आय, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसका पता, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, प्रश्नावली के प्रथम भाग में रखते हैं। प्रश्नावली के द्वितीय भाग में शोध के विशिष्ट विषय एवं उद्देश्यों से संबंधित विशेष प्रश्नों को रखा जाता है। जो प्रश्नावली का द्वितीय भाग होता है, इसका संबंध आपका जो विषय है और उद्देश्य है, उससे संबंधित प्रश्न को बनाने से संबंधित होता है। जैसे आप दिन में कितने घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में किस वेबसाइट का प्रयोग आपके द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। इस तरह के प्रश्न आप अपने जो भी आपका उद्देश्य है, उसके अनुसार आप प्रश्नों को बना सकते हैं या फिर रख सकते हैं। ये होता है द्वितीय भाग में। इस प्रश्नावली को बनाने के पश्चात छात्राएँ आपस में छात्र-छात्राओं से उसे भरवा कर देखें। जब आप प्रश्नावली को बना लेते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके आस-पास जो भी छात्र-छात्राएँ हैं, उससे उस प्रश्नावली को भरवा कर देखना चाहिए कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी समझ में आती है, तो उसको तुरंत सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रश्नावली को अपनी शिक्षिका से चेक करवा सकते हैं। आजकल डिजिटल शोध की उपयोगिता को देखते हुए ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स पर भी प्रश्नावली तैयार की जा सकती है। प्रश्नावली का प्रारूप पिछले अध्याय में दिया गया है। इसी के अनुसार 10 से 15 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार करनी होगी।
अभी आपसे बताया गया कि आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित आपको प्रश्नावली तैयार करना होगा और प्रश्नावली में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 10 से 15 प्रश्नों तक होगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम प्रश्न आपके नहीं होने चाहिए। तो 10 से 15 प्रश्नों तक आपको प्रश्न बनाना होगा अपनी समस्या से संबंधित। चलिए अगला चरण देख लेते हैं। 5वां चरण में क्या होता है। पंचम चरण डाटा एकत्रित करना। इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्नावली हमारी तैयार हो जाती है और उस प्रश्नावली का उपयोग करके हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। क्योंकि हम प्रश्नों को जब भरवाते हैं तो फिर उससे जो जानकारी होती है प्रयोज्य के विषय में वो हमें प्राप्त होती है, जिससे हम क्या करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। सर्वे हेतु प्रश्नावली तैयार हो जाने के पश्चात अब छात्राओं को तथ्य अथवा डाटा एकत्रित करना है। इसके लिए छात्राओं को जिस क्षेत्र अथवा संस्था आदि का सर्वे करना है वहाँ पर जाकर संस्था प्रमुख से सर्वे हेतु आज्ञा लेनी होगी। उदाहरण के लिए यदि स्कूली बच्चों पर रिसर्च करना है तो वहाँ पर पहले प्रधानाध्यापक से शोध सर्वे की अनुमति एवं समय लेना होगा। इतनी बात आपकी समझ में आ रही है। जब आपकी प्रश्नावली तैयार हो जाएगी तो आपको जिस संस्था या फिर जिस स्कूल, पार्क या फिर सामुदायिक सेवाएँ जहाँ पे प्रदान की जाती हैं, अगर आपको उनका सर्वेक्षण करना है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जाकर के जो वहाँ का हेड होता है उससे आपको परमिशन लेनी होगी और समय निर्धारित करना होगा कि हम इस समय आएँगे सर्वे के लिए। तो अनुमति लेने के बाद और समय लेने के बाद आप वहाँ जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि छात्रा आंगनवाड़ी केंद्रों का सर्वे करना चाहती है, तब भी उन्हें आंगनवाड़ी प्रमुख से समय लेना होगा। छात्राएँ उचित समय एवं दिन के अनुसार अपनी प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार प्रश्नावली को अपने प्रतिभागियों द्वारा भरवा लें। वहाँ पे जाने के बाद जो आपने प्रश्नावली तैयार किया है उसको आप छात्राओं से भरवा सकते हैं। सर्वे हेतु आरंभ में छात्राएँ लगभग 30 से 60 व्यक्तियों के साथ प्रश्नावली भरवा सकती हैं। जब आप सर्वे के लिए जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप 30 व्यक्तियों से या फिर 60 व्यक्तियों से जो आपने प्रश्नावली बनाया है आप उसको भरवा सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये आपका पंचम चरण हो गया। अब चलिए देखते हैं षष्ठम चरण में क्या होता है। तो छठवें चरण में डाटा का विश्लेषण करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा हम एकत्रित किए रहते हैं उसका विश्लेषण करते हैं। इन भरे हुए प्रश्नावलियों का विश्लेषण करने के लिए साधारण प्रतिशत विधि के द्वारा रिजल्ट निकाले जाते हैं। जो भी हमको डाटा जो भी जितने भी हमारे पास डाटा होते हैं, जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण के दौरान हम प्रतिशत विधि का प्रयोग करते हैं और उसी के माध्यम से रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सभी प्रश्नावली में दिए गए उत्तरों की टेबल के रूप में अंकित करते हैं और जब हमको प्रतिशत में निकालना होता है परिणाम को, तो हम क्या करते हैं, प्रश्नावली में जो आंकड़े या फिर उत्तर दिए हुए होते हैं उसको टेबल के रूप में लगा लिया जाता है। इसके बाद उसको उसका प्रतिशत निकाल करके ज्ञात किया जाता है कि किसी भी चीज़ के प्रति लोगों का क्या रुझान है। कितने, मान लीजिए 100 व्यक्ति का आप सर्वे कर रहे हैं, 50 लोग कहते हैं कि नहीं मोबाइल का दिन रात चलाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन 50 लोग कहते हैं कि नहीं 24 घंटे में केवल 2-3 घंटे ही मोबाइल पे वर्क करना चाहिए। तो इससे मतलब आप क्या करते हैं, प्रतिशत में आप क्या करते हैं, आंकड़ों को निकाल लेते हैं। किसी भी चीज़ के प्रति लोगों का क्या रुझान है आदि, अथवा कितने प्रतिशत लोग किसी समस्या से ग्रसित हैं अथवा कितने प्रतिशत लोग को किसी विषय की जागरूकता है आदि, यह आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। जब डाटा का विश्लेषण करते हैं तो आपको ये पता लगाने में आसानी हो जाती है कि कितने प्रतिशत लोग किसी समस्या से ग्रसित हैं, कितने प्रतिशत लोग उस समस्या से ग्रसित नहीं हैं या फिर उस समस्या की जानकारी नहीं है। तो ये आपका षष्ठम चरण में हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सप्तम चरण में क्या होता है, 7वें चरण में क्या होता है। सप्तम चरण जो होता है वो रिपोर्ट लेखन का होता है। जब आपका रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्ट जब आपका तैयार हो जाता है तो लास्ट में आप क्या करते हैं, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट में चलिए जान लेते हैं किन-किन चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। सब कार्य के बाद अपनी रिपोर्ट लिखकर यह प्रोजेक्ट शिक्षिका को जमा कर देना चाहिए। जब ये पूरा
जब 6 चरण आपका पूरा हो जाता है तो 7वें चरण में क्या करना चाहिए, जो भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्ट लिख कर के शिक्षिका के पास जमा कर देना चाहिए। रिपोर्ट लेखन में 5 शीर्षकों के अंतर्गत कार्य को समेट देना चाहिए। जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें 5 शीर्षकों के अंतर्गत आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर सूचना है उसको भर के जमा करना होगा। रिपोर्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम आप अपना कवर पेज तैयार करें, जिसमें शोध का शीर्षक, शोधकर्ता का नाम, महाविद्यालय का नाम एवं शिक्षक का नाम अंकित करें। सबसे पहले क्या होगा, आप उसका प्रथम पेज तैयार करेंगे जिसमें सबसे ऊपर शोध शीर्षक, आप जिस पे काम कर रहे हैं, जो आपकी समस्या है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। इसके बाद जिसके अंडर में ये काम आप कर रहे हैं उस शिक्षिका का नाम आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में शीर्षक, प्रस्तावना जब आप लिखेंगे तो इस प्रस्तावना में शीर्षक का नाम लिखना होगा, जिस विषय में आपने शोध कार्य किया है उसका संक्षिप्त वर्णन, समस्या अथवा आवश्यकता का विवरण, इस समस्या को लेने का कारण आदि का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। प्रस्तावना में शीर्षक के बारे में बताएंगे और समस्या आपकी क्या है या फिर आवश्यकता क्या है और इसके लेने का कारण क्या है, आपने इस समस्या का चुनाव किन कारणों से किया, ये भी आपको उसमें संक्षिप्त रूप से बताना होगा प्रस्तावना में। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये आपका द्वितीय अध्याय में होगा। समस्या से संबंधित साहित्य पुनरावलोकन लिख दें, जिसमें उस विषय की संपूर्ण जानकारी तथा उसी विषय पर किए गए पिछले कुछ शोध के रिजल्ट लिखें, जिससे आपने प्रेरणा ली तथा जो आपके कार्य के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए। और इसमें आप क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले में, कि आपने अपने समस्या से संबंधित जितने भी साहित्य का पुनरावलोकन किया है, आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लिखेंगे कि आपने अपने शोध से संबंधित जिन साहित्य का अध्ययन किया है उसमें क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसको भी आपको लिखना होगा। लिखने के बाद आप चाहे किताब का प्रयोग किए हैं या फिर पेपर से किए हैं या फिर किसी लेख से किए हैं तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप थोड़ा थोड़ा करके आधे आधे पेज का जितने भी लिटरेचर का आपने अध्ययन किया अपने शोध समस्या से संबंधित, उसके क्या परिणाम है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। अगला आता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपने अपने रिसर्च में किस विधि का प्रयोग किया है इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। ये आपका तीसरा अध्याय होगा। तीसरे अध्याय में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपने अपने रिसर्च के लिए किस विधि का प्रयोग किया उसके बारे में लिखना होगा। ये आपका तीसरा अध्याय होगा। शोध के चरणों के बारे में विस्तार से लिखते हैं, जिन जिन चरणों में आपने सर्वे किया है प्रारंभ से लेकर अंत तक उन सभी का थोड़ा थोड़ा वर्णन लिखना होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको जिन चरणों में आपने सर्वे किया है और जिन जिन विधि से आपने सर्वे किया है शुरू से लेके अंत तक, उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में करना होगा। इसके अंतर्गत सर्वे का क्षेत्र, कि आपने किस क्षेत्र का सर्वे किया है, प्रतिभागियों की संख्या और उस क्षेत्र में कितने लोग प्रतिभाग किए हैं उसकी भी लिखेंगे। सर्वे की प्रश्नावली का प्रारूप, आपने जिस प्रश्नावली का प्रयोग किया है उसका प्रारूप आप उसमें लिखेंगे। सर्वे की विधि, आपने सर्वे की किस विधि का प्रयोग किया है वो भी लिखेंगे। डाटा एकत्रित करने की विधि, आपने डाटा को एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है उसके बारे में भी बताएंगे एवं उसको जांचने के लिए प्रयुक्त सांख्यिकी का संक्षिप्त वितरण भी लिखेंगे। तो जो आपने डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया है उसको जांचने के लिए आप सांख्यिकी का संक्षिप्त विवरण भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखते हैं। अगला है रिजल्ट। रिजल्ट मतलब परिणाम या निष्कर्ष से होता है। अब चतुर्थ अध्याय में आप क्या करेंगे, जो आपने सर्वे किया है उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा। उनको टेबल के रूप में लिखिए और उनके नीचे उसकी व्याख्या में स्पष्टीकरण प्रदान करने। जो भी आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसको टेबल के रूप में लिखना चाहिए कि मैंने लोगों से ये प्रश्न पूछा, उसके ये उत्तर मिले, और नीचे आप लिखेंगे उसकी व्याख्या लिख देंगे कि इस समस्या के संबंध में लोगों को इतनी लोगों को जानकारी, इतने लोगों को नहीं है। इस तरह से आप उसका व्याख्या और स्पष्टीकरण दे सकते हैं।
इसके बाद आता है आपका समरी। समरी में आप निष्कर्ष नामक अध्याय में आपके इस शोध कार्य का क्या, समरी में आप सारांश लिखेंगे और सारांश में आप निष्कर्ष जो आपका होता है, निष्कर्ष में ये पता चल जाता है कि नहीं आपकी समस्या क्या है और उसका क्या प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उससे कैसे बचा जा सकता है, तो ये आप समरी में लिखेंगे। निष्कर्ष नामक अध्याय में आपके इस शोध कार्य का क्या परिणाम निकला एवं अब इस परिणाम से आगे किस प्रकार समस्या का निपटान हो सकता है, या इन परिणामों को हम समाज की उन्नति के लिए किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ये सब आपको समरी में लिखना होगा। इसके बाद लास्ट में आता है आपका संदर्भ तालिका या फिर संदर्भ ग्रंथ सूची। अंत में छात्राओं को जिन किताबों, अखबारों, वेबसाइट आदि का संदर्भ लेकर उन्होंने शोध कार्य एवं रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, उसका विवरण संदर्भ तालिका के रूप में दे दी जाती है। लास्ट में आप देखते हैं किताब के पीछे संदर्भ ग्रंथ सूची होती है, जिसमें ये जताया जाता है कि किसी भी चीज़ के निर्माण में आपने किन किन रिसोर्स का प्रयोग किया है। जैसे अगर आपने अपने रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जिस किताब का प्रयोग किया है उसका नाम और उसके राइटर का नाम लिखना होगा। अगर किसी अखबार का प्रयोग किया है तो आपको उस अखबार का नाम लिखना होगा। अगर आपने किसी वेबसाइट से रिव्यू किया है तो आपको उस वेबसाइट के बारे में बताना होगा लास्ट में। इस प्रकार छात्राएं सर्वे की रिपोर्ट बनाकर शिक्षक को जमा कर दें। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं आपका रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और अपना प्रोजेक्ट आप इन चरणों के आधार पर तैयार कर लेंगे। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।